हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं शेखर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी हब पे। आई होप आप लोगों ने लास्ट के दिन एंजॉय किए होंगे और लास्ट के सेशन भी साथ में एंजॉय किए होंगे। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास के में चर्चा कर रहे थे गुप्त वंश के बारे में, हम लोगों ने एक एक करके गुप्त वंश की जितने भी राजा हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आई होप आप लोग को जितना भी गुप्त डायनेस्टी है सभी के राजाओं के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किसका शासनकाल कब से कब तक रहा, किसकी क्या उपलब्धियां रहीं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। जैसा कि हमने बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो हैं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, सैन्य व्यवस्था के बारे में और सामाजिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग उसी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले समझना ज़रूरी है कि अगर किसी भी एग्ज़ाम के प्री की दृष्टि से देखें तो जो आपने भी राजाओं का जो भी उपलब्धियों के बारे में पढ़ा या उनके साम्राज्य के बारे में पढ़ा, तो प्री में लगभग चीज़ें वहीं से आती हैं। बट अगर आप किसी एग्ज़ाम के मेंस की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपी पीसीएस हुआ या फिर आरओ या यूपीएससी, अगर आप इन सबके किसी के मेंस के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये जो अगला पोर्शन है ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप केवल किसी एसएससी या यूपी ट्रिपल एस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पहले पोर्शन में लगभग आपकी चीज़ें कवर हो रही हैं। तो हम लोग आज की वीडियो में देखिए दो चीज़ें देखेंगे। पहला हाफ सेशन है आपकी इसकी गुप्त वंश की सामाजिक, प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था के बारे में, और उसका सेकंड क्विज जो है क्विज सेशन रखा है गुप्त वंश के ऊपर ही। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपकी स्लाइड पर ये आप लोगों ने शायद रिवीजन कर लिया हो, अगर नहीं किया तो रिवीजन कर लीजिएगा। तो देखिए, चलते हैं हम लोग यहाँ की प्रशासनिक एवं सैन्य व्यवस्था पर। तो आखिर प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था कैसी रहेगी? जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय तक, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय तक क्या है, गुप्त वंश काफ़ी फला फूला और उसने एक मजबूत नींव क्या क्या किया है, निर्माण किया है, मजबूत राज्य का निर्माण किया, मजबूत देश का निर्माण किया है। तो अगर ऐसा कुछ संभव हो सका तो इसके पीछे का मुख्य कारण क्या रहा होगा? वहाँ की प्रशासनिक एवं सैन्य व्यवस्था। जैसे कि अगर आप वर्तमान में देखें तो अगर भारत ताकतवर है तो भारत को ताकतवर बनाने के पीछे सबसे खास चीज़ें क्या जरूरत होंगी? एक सेना, और ये सेना तो बाह्य तरफ से देखेगी, और इंटरनली अगर ताकतवर बनाना हो, ठीक है, तो वो क्या होगी? आपकी प्रशासनिक व्यवस्था उसके लिए जिम्मेदार होगी। जब कभी प्रशासनिक व्यवस्था अगर मजबूत नहीं रहती है या अगर सारी चीज़ें अच्छी तरीके से नहीं चलती हैं तो उसका परिणाम क्या निकलता है? जो ये नक्सलवादी और माओवादी ये सब आप देखने को मिलते हैं, ये सब इसी क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था के ढंग से ना हो पाने के कारण होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किसी भी राज्य को या किसी भी देश को सक्षम बनाने में, मजबूत बनाने में प्रशासनिक एवं सैन्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था किस तरीके से बटी हुई थी। तो देखते हैं कि सबसे छोटी इकाई गांव, तो मतलब जैसे कि वर्तमान में गांव भी छोटी इकाई है और उस समय भी सेम चीज़ें थी। तो ये चीज़ तो आप लोगों के लिए नॉर्मल है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ग्राम सभा संचालित कैसे होती थी। तो ये ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था जो गांव है। जैसे कि आजकल क्या होता है, पंचायत होती है, ठीक है, और यहाँ इस समय मुखिया कौन होता है? प्रधान। वैसे ही उस समय भी ग्राम सभा लगती थी, ठीक है, और इसके मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामिक। यानी ग्रामिक किसके बराबर है? प्रधान के, ठीक है। और इसके जो अन्य सदस्य होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? महत्तर। यानी कि जो पंचायत में पंचायत की खाप होती है, ये कहते हैं, ठीक है, तो उसमें एक तो पंचायत का मुखिया होता है और बाकी सब सदस्य होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? महत्तर। ये बात क्लियर हो गई। इसमें ग्राम समूह को भी छोटे छोटे इकाइयों में बांटा जाता है। उसमें सबसे छोटी इकाई कौन सी है? पेट। ठीक है, कौन सी है? पेट। और सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देखी जाए तो देश। तो हम लोग में भी देश ही सबसे बड़ी इकाई है। भारत देश, भारत से बड़ा जो भी चीज़ें होंगी वो भारत से बाहर होंगी। तो यानी सबसे बड़ी इकाई अगर प्रशासनिक रूप से देखी जाए तो क्या है? भारत। और उसको संभालने का जिम्मेदारी किस पे जाती है? कैबिनेट पे, ठीक है, और प्रधानमंत्री पे। इसके बाद देश का शासक क्या कहलाता था? गोप्ता। ठीक है, क्या कहा जाता था? गोप्ता। वर्तमान में क्या कहा जाता है? प्रधानमंत्री कह सकते हैं या कह सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, मुख्य हाथ में शक्ति तो प्रधानमंत्री की ही होती है, बट संवैधानिक तौर पे राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है। बात करते हैं गुप्त साम्राज्य, प्रांतों। प्रांतों में कौन? भक्त। प्रांतों का जो मुखिया है, ठीक है, प्रमुख क्या कहलाता है? उपरिक। ठीक है। विषयों, विषयों किसके बराबर? या जिले मान सकते हैं, ठीक है। इसका मुख्य क्या कहलाता है? विषयपति। और ग्रामों में विभक्त था। तो इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि साम्राज्य है, तीन भागों में बटा हुआ है। प्रांत, प्रांत को क्या कहते हैं? भक्ति। इसके अलावा विषय, विषय को कहते हैं जिसे वर्तमान में जिला।
और इसके अलावा ग्राम, ग्राम के बारे में ऊपर बता ही चुके हैं। प्रांत के मुखिया को क्या कहते हैं? उपरिक। क्या कहते हैं? उपरिक। विषय के मुखिया को क्या कहते हैं? विषय पति। विषय पति। और ग्राम के मुखिया को क्या कहते हैं? ग्रामिक। ग्रामिक। इज इट क्लियर? चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। पुलिस का रोल, ठीक है। तो पुलिस का रोल क्या था? तो साधारण पुलिस को क्या कहते हैं? चाट और भाट। ठीक है, चाट और भाट। मतलब खाने वाली चाट नहीं है ना, चाटने वाला चाट है। दिस इज चाट एंड भाट। और मुख्य अधिकारी को क्या कहते हैं? दंड पासिक। दंड पासिक मतलब जिसके पास डंडा रहता हो। लॉकडाउन में किसके किसके ऊपर डंडा चला है? तो मुख्य अधिकारी को क्या कहते हैं? दंड पासिक। समझ रहे हैं आप लोग? पुलिस वालों के पास डंडा रहता है, तो इसलिए पुलिस के मुख्य अधिकारी को क्या कहते थे? दंड पासिक। मतलब बीइंग अ पार्ट, दंड पासिंग मतलब दंड देने का अधिकारी, ठीक है। उसके अलावा कहते हैं दुराचार रोकने वाले को। तो दुराचार रोकने वाले को क्या कहा गया है? कुल पुत्र। एक तरीके से कह सकते थे काफी सम्माननीय व्यक्ति था वो। जो दुराचार, या दुराचार को हम लोग साधारण भाषा में क्या कहते हैं? बलात्कार, या कहें गंदा काम, ठीक है। बात करते हैं गुप्त काल में सैन्य व्यवस्था की। तो देखिए, सैन्य विभाग सर्वाधिक प्रमुख था। तो अगर जब जितने भी आप डायनेस्टी देखेंगे तो उसमें सबसे प्रमुख विभाग किसका, कौन सा था? प्रमुख सैन्य। देखिए, उस समय सेना सबसे प्रमुख रहती थी। सेना का महत्वपूर्ण रोल था, चाहे वो इंटरनली चीज़ों को मैनेज करना, या फिर किसी विदेश से, मतलब विदेश का मतलब किसी दूसरे राज्यों से, ये सारी चीज़ें मुख्य कार्य किसमें? सेना का कार्य होता था, ठीक है। तो सैन्य विभाग क्या है? सर्वाधिक प्रमुख। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अभी किसी अन्य राज्य से लड़ाई होती है या संधि करनी होती है, तो उसमें मुख्य काम किसका है? सेना का, ठीक है। और चूंकि इनके समय में खास ये हुआ है कि जो इनके सेना के मुख्य अधिकारी थे, उनके पास क्या था? संधि करने की शक्ति थी। मतलब वो अपनी स्वेच्छा से संधि कर सकते थे, उनके अधिकार में था। वैसे मतलब अन्य जगह क्या हुआ है? राजा संधि करता है, ठीक है। यहाँ पर सैन्य जो अधिकारी है, सर्वोच्च अधिकारी, उसके पास भी शक्ति थी संधि करने की, ठीक है। इसलिए उसे क्या नाम दिया गया? संधि विग्राहिका। वैसे संधि विग्राहिका का मतलब क्या है? विग्रह मतलब तोड़ने वाला, संधि मतलब संधि, ठीक है। तो संधि विग्राहिका, हालांकि इनके पास शक्ति भी होती थी क्या? संधि करने की। इसके अलावा सेना के कार्यालय को क्या कहते थे? बलाधिकरण, ठीक है। ये नाम याद रखिएगा, बलाधिकरण। मेंस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं सैनिकों की नियुक्त करने वाला, तो सैनिकों की नियुक्त करने वाले को क्या कहते थे? महादंड नायक, या बलाधिकृत, या महासेनापति। सैनिक सामानों का अधिकारी क्या कहलाता था? रण भांडागारिक। मतलब जो भी आपूर्ति करता था खाने का, या हथियार वगैरह, इन सबका जो सामान था, उनका अधिकारी कौन था? रण भांडागारिक। पैदल एवं घुड़सवारी का अध्यक्ष, ठीक है, उसे क्या कहते थे? भट्ट अश्वपति। क्या कहते थे? भट्टस्वपति। तो ये आपके लिए, ये भी सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए खास तौर पे मेंस की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो इनको ज़रूर देखिएगा। चलते हैं हम लोग यहाँ की सामाजिक एवं व्यापारिक व्यवस्था पर। तो देखिए, जो भी सेना है, या अगर कोई भी प्रबंध हो रहा है किसी भी तरीके का, राज्य अगर मजबूत हो रहा है, जैसे राज्य में सड़कें बन रही हैं या कोई दुर्ग बन रहा है, दुर्ग मतलब किला, ठीक है। तो आखिर ये कहाँ से बन रहा है? इसके लिए रुपए कहाँ से आ रहे हैं? तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? व्यापारिक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे सामाजिक व्यवस्था इसलिए, क्योंकि लोगों में अगर समाज में एकता नहीं होगी, तो लोग साथ मिलकर खड़े कैसे होंगे, या काम कैसे आएंगे राज्य के। तो इसलिए सामाजिक एवं व्यापारिक व्यवस्था भी किसी देश को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रखती है। तो हम लोग देखते हैं राजस्व कितना लिया जाता था गुप्त वंश के समय। तो 16 से 25%, जो कि उत्पादन का क्या था? 1/4 से 1/6। इज इट क्लियर? 1/4 से 1/6 भाग। अगर फसल अच्छी होती थी तो 1/4, अगर फसल मतलब गड़बड़ हुई थोड़ी, तो 1/6 भाग। सिंचाई के लिए रहट तथा घंटी यंत्र। तो देखिए, रहट का तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे बीच में खूंटा बांध दिया जाता है, ठीक है। बैल बंधा होता है, आप लोगों ने देखा होगा। बैल घूमता आता है और इससे पानी निकलती है, चक्की टाइप की होती है। इसकी मैं अगली नेक्स्ट क्लास में इसकी फ़ोटो मैं डाल दूंगा। तो धीरे धीरे क्या है, इससे पानी ऊपर आया करता है। मतलब ये मैनुअली तरीका था। बाकी घंटी यंत्र क्या है, तो इसके बारे में आप लोग क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो इन दोनों की क्या है,
फिक्स मैं अवेलेबल करा दूंगा और समझा भी दूंगा किस तरीके से कार्य करते थे। रही बात इस समय जो है व्यापार कहाँ, तो व्यापार के लिए हम लोग देखते हैं उज्जैन व्यापार का प्रमुख केंद्र था। इज इट क्लियर? न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, तो वो था सम्राट या राजा। तो राजा कौन रहे हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग राजा रहे हैं और वो न्याय विभाग के सर्वोच्च अधिकारी थे। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राओं की बात करें तो किसके शासनकाल में जारी हुई हैं, तो स्वर्ण मुद्राएं इसी वंश में जारी की हैं, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं। और अगर पूछा जाए शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं तो वो किस काल में जारी हुई हैं, तो वो है कुषाण वंश। ठीक है, दोनों में अंतर है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर सर्वाधिक स्वर्ण केवल मुद्राएं पूछी जाती हैं तो उसका आंसर क्या होता है, गुप्त वंश। और अगर शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं पूछी जाती हैं वो क्या हो जाएगा, कुषाण वंश। चलिए हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड पर। इस समय जो है समाज चार भागों में बटा था। तो चार भाग वहीं जो चले आ रहे हैं पीछे से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें ब्राह्मण क्या है, सबसे ऊपर है। ठीक है, कायस्थों का वर्णन भी यहाँ पर मिलता है। इससे पहले कायस्थों का वर्णन नहीं जानकारी में था, पर यहाँ पर आप जब याज्ञवल्क्य की स्मृति के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पर हमें क्या है, कायस्थों का वर्णन मिलता है। इसके अलावा जो ओशनम स्मृति है, जैसे मन स्मृति वैसे ओशनम स्मृति भी है, उसमें भी कायस्थों का वर्णन मिलता है। इसके अलावा गुप्त वंश के समय एक सबर जाति थी जो कि क्या है, देवताओं को मनुष्यों का मांस चढ़ाती थी। ठीक है, तो ये सबर जाति काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मेंस की दृष्टि से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर गुप्त वंश से आता है तो ये चीज़ पूछी जा सकती है। इसके अलावा जो 510 ईस्वी है, मैंने अभी पिछली क्लास में बताया भी था, भानुगुप्त के एरण अभिलेख से हमें क्या है, सती प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। मतलब ये पहला प्रमाण मिलता है कि सती प्रथा यहाँ से स्टार्ट हुई है। ठीक, इसके अलावा बात करते हैं वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहते थे, तो वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका, तथा जो वृद्ध वैश्याएं थी उन्हें क्या कहते थे, कुटनी। क्या कहते थे, कुटनी। इज इट क्लियर? चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अगर हम बात करते हैं यहाँ की स्थापत्य एवं साहित्य कला, तो देखिए गुप्त वंश जाना ही जाता है इसकी साहित्य की और स्थापत्य की महत्वपूर्ण भूमिका के विषय में। मतलब अगर आप इतिहास को उठाकर देखेंगे तो वहाँ पर जितने भी साहित्य, अधिकतर साहित्य वो गुप्त वंश के समय में ही लिखे गए हैं। और इसके स्थापत्य जो है आज भी भारत को गौरवान्वित महसूस कराते हैं। अगर आप पुराने जितने भी स्कल्पचर हैं या बड़े बड़े मोनामेंट हैं उनको आप लोग देखेंगे तो मोस्टली जो है वो गुप्त वंश के टाइम के ही बने हुए हैं। कौन कौन से हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साहित्य काफ़ी हैं तो सभी का तो मैं यहाँ पे वर्णन नहीं करूँगा, बट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उनकी मैं यहाँ पे बात करूँगा। इसे क्या है, देखिए सबसे पहले तो गुप्त काल में क्या है, वैष्णव धर्म ही राज धर्म था। तो इस समय तक क्या था, वैष्णव धर्म अपने चरम पर था। ठीक है, गुप्त वंश के लगभग जितने भी राजा हैं वो सब क्या हैं, वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं। और अभी तक इससे पहले क्या है, यहाँ पे मंदिर का निर्माण के साक्ष्य नहीं मिलते थे, पर गुप्त वंश में हमें क्या है, मंदिर के निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। मतलब यहाँ से ही मंदिर बनने की स्टार्टिंग हुई है, इससे पहले मंदिर शैली की स्टार्टिंग नहीं हुई थी। इनका राज्य चिन्ह क्या रहा है, गरुण, गुप्त वंश का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में आया है गुप्त काल में। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर जरूर याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखते हैं तो वैष्णव धर्म से संबंधित जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, तो मतलब ये क्वेश्चन लगभग 20 बार तो एग्जाम में, अगर सारे एग्जाम मिलाएं तो 20 बार तक तो ये क्वेश्चन आ चुका होगा। तो ये जरूर याद रखिएगा किस समय गुप्त काल में बनवाया गया है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, और किससे संबंधित है, विष्णु भगवान से या वैष्णव धर्म से। ठीक है, इसी काल में सर्वप्रथम शिव के अर्धनारीश्वर रूप की रचना मिली है। तो अगर अर्धनारीश्वर रूप की रचना पूछी जाए तो क्या है हमारे पास आंसर, गुप्त काल। और अगर पूछा जाए आपसे क्या, पशुपतिनाथ का, ठीक है, पशुपतिनाथ के रूप की जानकारी कब मिलती है तो बताइए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, सिंधु सभ्यता के समय। ठीक है, सिंधु सभ्यता के समय से हमें इनकी जानकारी मिलती है। हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो देखिए जो सारनाथ में बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति और सुल्तानगंज में बुद्ध के तांबे की मूर्ति, ये भी क्या है, स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। और गुप्त काल में जो अजंता की गुफाएं हैं वो किससे संबंधित हैं, बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जुड़ी हुई हैं। तो अजंता में कई सारी गुफाएं हैं। अजंता एक स्थान है, वहाँ पे कई सारी गुफाएं, सब पे नंबर पड़ा हुआ है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे करके। तो इसमें जो नंबर 16 और नंबर 17 और नंबर 19 जो कि इसमें उल्लेखित नहीं किया गया है, ये तीनों एक किससे संबंधित हैं, गुप्त काल से। ठीक है,
नंबर 16, 17 और 19। और 16, 17 जो ये गुफा है, ये किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म की महायान शाखा से। तो इसमें 16 नंबर वाली है जो, उसमें मरणासन राजकुमारी का चित्र बना हुआ है, और 17वां भी क्या है, महायान शाखा से ही संबंधित है। तो अभी हमने बौद्ध धर्म के बारे में नहीं पढ़ाया है। जब ये पूरा एंशियंट खत्म हो जाएगा तो इसमें हम पूरा बौद्ध धर्म, जैन धर्म कवर करेंगे। इसके अलावा देखिए, अगर देखते हैं अजंता की गुफाओं के अलावा, अगर इसकी बराबर करते हैं तो ये कौन सी है? बाघ की गुफा। कौन सी? बाघ की गुफा। कहाँ पर है ये? ग्वालियर में। ये भी गुप्त काल की देन है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा किस समय की बनी है, गुप्त काल की। अगर बात करते हैं संस्कृत साहित्य की, तो गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का क्या कहा था? स्वर्ण युग। इसकी वजह क्या है? जितने भी, अगर आप इतिहास में राइटर उठा के देखेंगे, संस्कृति की अगर कोई रचना है तो वो आपको क्या है, 100 में से 70% रचनाएं गुप्त काल में लिखी गई हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या है, संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है कालिदास। तो कालिदास किसके नवरत्न रहे हैं, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने अभी आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया भी था इसके बारे में। इन्हें क्या कहते हैं? भारत का शेक्सपियर। ठीक है, भारत का शेक्सपियर। शेक्सपियर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, एक फेमस राइटर हैं इंग्लिश के। तो इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, कालिदास को। इसके अलावा शूद्रक, ये भी दरबारी रहे हैं। जिनके दरबारी कालिदास हैं, उन्हीं के साथ ये शूद्रक भी दरबारी हैं। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? मृच्छकटिकम। तो ये संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध नाटक है। सबसे प्रसिद्ध नाटक कौन है संस्कृत साहित्य का? मृच्छकटिकम। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एज इट इज सीधे पूछा जाता है। और दूसरा पॉइंट, ये इनकी रचना पूछी जाती है कि मृच्छकटिकम के लेखक कौन है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। इसी काल में विष्णु शर्मा द्वारा, तो ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पिछली वाली, क्योंकि इसमें भी क्या है, राइटर पूछे जाते हैं कि पंचतंत्र की रचना किसने की है। तो आपका आंसर कौन सा है? विष्णु शर्मा। ये आप लोग याद करिएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं वृहद सिद्धांत और पंच सिद्धांत। तो ये किसने दिए हैं? वराहमिहिर ने, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबारी थे। तो ये सारी चीज़ें जितने भी ये डिस्कस कर रहे हैं दरबारियों के बारे में, ये जितने भी प्रकांड विद्वान हैं, तो इनके बारे में आप लोगों को उनकी रचनाएं, उनकी कृतियां या उनके आविष्कार, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, जैसे कि प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ अष्टांग हृदय एवं नवनीतकम की रचना हुई है कब? गुप्त काल में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा जाता है क्या, नवनीतकम की रचना कब हुई है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं नारद, कात्यायन और बृहस्पति स्मृति, इसकी रचना भी कब हुई है? गुप्त काल में। ठीक है, बात करते हैं बौद्ध साहित्यों में, तो दीप वंश एवं महावंश ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका भी आपको जरूर जरूर याद रखना है। ये भी कब लिखे गए हैं? गुप्त काल में। ये बौद्ध साहित्य से संबंधित हैं। इसके बारे में लगभग सभी लोगों ने पढ़ा होगा, कामसूत्र। आजकल की जनरेशन तो इससे अछूती रही नहीं होगी। तो इसको लिखने वाले राइटर कौन है? ऋषि वात्स्यायन, जो कि गुप्त वंश के ही हैं। ठीक है, मतलब गुप्त काल के ही समय के हैं। चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, अभिलेख के बारे में बात करते हैं। तो देखिए बहुत सारे अभिलेख हैं, बहुत सारे राजा हैं, तो आपको क्या करना है, सारे नहीं पढ़ने हैं। देखिए समुद्रगुप्त के समय में एरण अभिलेख नहीं, एरण प्रशिस्त है, पहली चीज़ इसको याद रखिएगा। और दूसरा, इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें याद रखने वाला, वो है प्राग प्रशिस्त। कोई और याद रखिए या ना रखिए। ठीक है, किसने लिखा था ये प्राग प्रशिस्त? हरिशेन ने। ठीक है, हरिसेन ने। इसके अलावा बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में सबसे महत्वपूर्ण इसमें है महरौली प्रसिद्धि, उदयगिर का प्रथम एवं द्वितीय अभिलेख। बात करते हैं कुमारगुप्त प्रथम की, तो इसमें से मंदसौर अभिलेख की बात करते हैं। इसके अलावा मानकुबर बुद्धिमूर्त अभिलेख की। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, खासतौर पे मंदसौर का जो शिलालेख है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्कंद गुप्त की बात अगर हम लोग करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें कौन सा है? जूनागढ़ का प्रशस्ति है और भीतरी स्तंभ लेख। तो ये दोनों आपको जरूर याद रखने हैं। अगर कुमारगुप्त द्वितीय के समय की बात करें तो इनसे क्वेश्चन जल्दी नहीं बनता है। अगर आप लोग पढ़ सकते हैं, कौन सा है? सारनाथ बुद्धिमूर्त लेख। तो ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं और उम्मीद है कि नहीं भी आएगा। बुद्धगुप्त की बात करते हैं तो कौन सा है? दामोदर ताम्रलेख, एरण स्तंभ लेख। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। एरण अभिलेख की बात करते हैं तो किसके समय का है? भानुगुप्त का, जो कि मैंने अभी पिछली क्लास में बताया था और अभी भी सती प्रथा के समय डिस्कस किया था। क्या है? एरण अभिलेख, भानुगुप्त। इज इट क्लियर? अब देखिए हम लोग आते हैं आज की क्विज सेशन पे। तो क्विज सेशन का टाइम होता है चालू, और जितना भी पीछे का मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में कवर होंगी।
तो पहले तो आपको समझना है कि जो भी मैंने आपको पढ़ाया है तो वो आपको याद रखना है, किस तरीके से याद रखना है, वो चीज़ डिस्कस करते हैं। तो देखिए मैंने सारी चीज़ों में इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको बता दी थी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट आ सकता है, और वो भी लगभग आज की क्लास में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मेंस की दृष्टि से हैं। अगर आप किसी वनडे एग्जाम की प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप उसे पढ़ें, मतलब पढ़ना तो ज़रूरी है बट याद रखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। याद होता है तो अच्छी बात है, नो डाउट। अगर नहीं भी याद होता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं क्विज सेशन की। तो अब क्विज सेशन में जितने क्वेश्चन हैं वो चाहे प्री हो या मेंस, सभी की दस से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक एक करके आपको सभी के आंसर देने हैं। तो आज की क्विज स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा फास्ट हो सकती है तो साथ में बने रहिए। इतिहासकार वी ए स्मिथ ने किसे भारत का नेपोलियन कहा? तो आपके पास ऑप्शन है चंद्रगुप्त, सॉरी समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ब्रह्मगुप्त। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो समुद्रगुप्त को क्या है, वी ए स्मिथ ने क्या कहा है, भारत का नेपोलियन। इसकी वजह क्या थी? इन्होंने लगभग आधे से ज़्यादा भारत विजित कर लिया था। और वो किस किस तरीके से किया था, जैसे मैंने बताया था कि विवाह के माध्यम से, इसके अलावा विजित युद्ध के माध्यम से तो किया था। दूसरा इनका सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, विवाह के माध्यम से। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग कहते हैं, ठीक है। तो क्लासिकल युग क्यों कहते हैं? इसकी वजह है प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाने के कारण? बिल्कुल नहीं। कला व साहित्य के क्षेत्र पर तो ये चीज़ हो सकती है। भारत में अभूतपूर्व प्रगति के कारण व्यापार में, सॉरी, तो देखिए व्यापार में भी ऐसा कुछ अलग से नहीं देखने को मिलता, तो मेन पॉइंट ये है, तो इसलिए ये आंसर आपका सही है। बाकी ये उपयुक्त सभी के कारण तो उपयुक्त सभी हो नहीं सकता। चलिए हम लोग आते हैं, परम भागवत उपाधि धारण करी तो किसने धारण करी है, ठीक है। प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो समुद्र चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त। तो देखिए महाराज, महाराजा धीराज, धीराज, और इसके अलावा विक्रमादित्य। तो कौन कौन सी किसने किसने धारण की, हम उसकी बात करते हैं। तो महाराज की जो उपाधि थी वो किसने धारण करी थी? इसके अलावा महाराजा धीराज, विक्रमादित्य। अब बात आती है परम भागवत। तो परम भागवत मैंने लास्ट क्लास में बताया है, इसलिए आपको आंसर इसका कमेंट सेक्शन में देना है। बाकी तीनों के बारे में मैंने बता दिया, जो जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब इसका आप लोग अपने आप बताइए। ये मतलब मत समझिएगा कि चौथा ऑप्शन बच गया तो रामगुप्त होगा, इन तीनों में से भी आंसर हो सकता है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर, ठीक है। तो जैसा कि जान सकते हैं, तिगवा का विष्णु मंदिर नहीं, भीरतगांव का मंदिर नहीं, देवगढ़ का दशावतार, या भुमरा का शिव मंदिर। तो अभी मैंने पीछे डिस्कस किया है, कौन है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो गणितज्ञ तो एक ही भैया हो सकते हैं, आर्यभट्ट, जिन्होंने खोज करी है किसकी, जीरो की, पाई की, और इसके अलावा इनका खगोल विज्ञान में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो हमारा सही आंसर कौन सा है, आर्यभट्ट। बात करते हैं गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी। तो अभी हमने पीछे स्लाइड में बताया 1/4 से 1/6, ठीक। तो इसमें आपका आंसर सही क्या रहेगा, क्योंकि नॉर्मली छठा भाग होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपज का छठा भाग। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, उपज का चौथा भाग भी और उपज का छठा भाग। तो हम लोग काउंट कैसे करेंगे, छठे भाग को। रीज़न क्या है, जब फसल अच्छी होती थी, बट अगर नॉर्मल कंडीशन में लेंगे तो क्या है, 1/6 भाग ही लिया जाता था भू राजस्व के तौर पे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो देखिए कुमार गुप्त के समय में केवल एक ही महत्वपूर्ण काम हुआ है, जैसा लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, और वो कौन सा था, नालंदा विश्वविद्यालय बनाने का, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तक्षशिला। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ पे है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और तक्षशिला के साथ क्या घटना घटी उसके बारे में भी डिस्कस करिएगा कमेंट सेक्शन में। फाहियान किसके समय में भारत आया? तो फाहियान की बात करते हैं तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, ठीक है, या जिन्होंने अपने आगे विक्रमादित्य की उपाधि भी लगाई थी, ठीक है, तो उनके समय में फाहियान भारत आए थे, ठीक है। और हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन के समय कौन भारत आया है, ह्वेन सांग, ठीक है। तो दो चीनी यात्री हैं, अलग अलग आए हैं। और इस सिंह किस समय आए थे, लगभग 80 ईस्वी के आसपास। तो 80 ईस्वी के समय कौन राज कर रहा था, ये आप लोग बताइएगा।
ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग इस थिंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? बाल विवाह नाम सुनकर सबके चेहरे पे खुशी आ गई होगी। काश वो लोग गुप्त वंश में पैदा हुए होते तो अभी तक उन लोगों की शादी हो गई होती। कई लड़कियां इंतजार कर रही होंगी कि कब मम्मी पापा कहें, और कुछ लड़के तो इसी इंतजार में बैठे होंगे कि यार अब तो कोई बन नहीं रहा है, घर वाले करा दें। तो आप लोगों को गुप्त काल में पैदा होना चाहिए था, अभी तक आप लोगों की शादी हो चुकी होती। कोई नहीं, फिर से गुप्त काल आ रहा है, निब्बा निब्बी बन रहे हैं। ये तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, आजकल काफ़ी मीमी ट्रेंड में है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर आप लोग समझ गए होंगे, गुप्त काल। बात करते हैं श्रीलंका के राजा मेघवर्मन से किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी गई। तो लगभग 4 टाइम्स ये क्वेश्चन आया है, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने मैंने पीछे के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए। कौन सा आंसर है? बोध गया में। तो ये जो है श्रीलंका के राजा थे, इन्होंने समुद्रगुप्त से क्या मांगी थी? अनुमति। कहाँ पे? बोध गया में मंदिर बनवाने के लिए। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के। देखिए, चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है? रूपक। और सोने के सिक्के को क्या कहा जाता है? दिनार। ठीक है, चांदी के सिक्के को क्या है? रूपक, और सोने के सिक्के को दिनार कहते थे। हम लोग अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए अंकित किया। तो कविराज की उपाधि किसे मिली है? समुद्रगुप्त को। और इन्हीं को जो है मोहर पे क्या है? बीड़ा बजाते हुए अंकित किया गया है। ये बात क्लियर हो गई। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो जितने भी महान लगभग दरबारी हैं वो किसके समय के हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, अमर सिंह की बात करें, कालिदास की बात करें, आर्यभट्ट की बात करें, बरहामीर की बात करें, या लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट आप प्रकांड विद्वानों की गुप्त वंश की बात करेंगे वो सब किसके हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबारी हैं। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? तो इसका नाम क्या है? ताम्रलिप्त। ठीक है, क्या नाम है? ताम्रलिप्त। चलिए हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी हुए? तो अगर बात करते हैं सोने के सर्वाधिक सिक्के तो गुप्त काल में। और शुद्ध स्वर्ण सिक्के, फिर से याद रखिएगा ये लाइन, शुद्ध स्वर्ण सिक्के सर्वाधिक मात्रा में, वो किसके काल में है? कुषाण काल में। इज इट क्लियर? चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो अभी मैंने बताया समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? कविराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गुप्त किसके शासक थे? तो कल की क्लास में, कल से मेरा मतलब लास्ट क्लास में, हम लोगों ने क्या है बताया था कि जो सबसे पहले श्रीगुप्त जो कि संस्थापक रहे हैं वो सामंत थे, किसी के अधीन थे। तो किसके अधीन थे? कुषाणों के अधीन थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरोपीय भाषा में अनुदित अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? यानी हिंदी टू इंग्लिश कौन सा ग्रंथ सबसे पहले ट्रांसलेट किया गया? तो अभिज्ञानम शकुंतलम। कौन है रचनाकार? कालिदास। और ये सबसे पहले गर्व की बात है कि इसे क्या किया गया? ट्रांसलेट किया गया, प्रथम भारतीय ग्रंथ है ये। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपन कहा गया? तो जो कहोम है, मुझे याद है लास्ट क्लास में मैंने अहोम बता दिया था, तो अहोम नहीं कहोम है। ठीक है, अहोम हटा के कहोम इसे कर लीजिएगा। कहोम स्तंभ लेख में क्या कहा गया? शक्रोपन। इसे पम की जगह पन कर दीजिएगा, शक्रोपन। ठीक है, सही आंसर आपका क्या है? कहोम स्तंभ लेख। इसके बाद बात करते हैं किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तीन को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन कर दिया था? तो ये इसका सही आंसर कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये बताइए चंद्रगुप्त के बड़े भाई थे, कौन थे? रामगुप्त। और रामगुप्त ने काफ़ी कायरों वाला काम किया। क्या किया है? जब वो ये शकों से हारने लगे हैं तो उन्होंने एक संधि की, और संधि में अपनी पत्नी ध्रुव सामनी, ठीक है, क्या है? ध्रुव सामनी को भेंट कर दिया है। जबकि चंद्रगुप्त ने क्या किया है? ध्रुव सामनी के भेष में गए हैं। इसके अलावा रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया है, और बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया है? अपने भाई को भी मार दिया है इनकी कायरता की वजह से, और ध्रुव सामनी से स्वयं विवाह कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट घटना है इतिहास की।
इसके अलावा बात करते हैं प्राग प्रशस्ति, अभी मैंने बताया था हर्षेन रचित है और समुद्रगुप्त के समय की है, तो ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आया है एग्जाम में। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की है, तो विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण करने वाले कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। इनके समय में ही कौन आया? फाहियान। ठीक। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश के संस्थापक हैं श्रीगुप्त। अगर बात करते हैं कि प्रभावती गुप्त के पूना अभिलेख में किसके बारे में जानकारी मिलती है, मतलब कौन प्रथम संस्थापक रहा है, पूना अभिलेख से जानकारी मिलती है, तो वो कौन है? घटोत्कच। ठीक है। बट असल में है कौन? श्री गुप्त। ये सामंत रहे हैं किसके? ये सामंत रहे हैं कुषाणों के। ठीक है। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो सती प्रथा का उल्लेख मिलता है एरण अभिलेख से 510 ईसा पूर्व, और ये भानुगुप्त के समय का है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग, तो स्वर्ण युग है गुप्त काल। क्यों? खास तौर पे संस्कृति की बात करते हैं तो सॉरी, संस्कृत साहित्य, भारतीय संस्कृति साहित्य का स्वर्ण युग। हालांकि दोनों ही तरीके से है, ठीक है, साहित्य के तौर पे भी और मोनूमेंट के तौर पे भी। ठीक है। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो देखिए, हमें पता कैसे चलता है कि कौन सा गुप्तकालीन है, कौन सा क्या है? तो वो जब वहाँ से सिक्के प्राप्त होते हैं, उन पे जो चीज़ें बनी होती हैं, उनसे जानकारी मिलती है। तो सबसे ज़्यादा सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बयाना। और बयाना कहाँ? भरतपुर। भरतपुर के बारे में आप लोग अभी आगे इतिहास में पढ़ेंगे चल के, कि भरतपुर के शासक जो थे, उन्होंने विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलते हैं गुप्तकालीन पुस्तक नवनीत कम, तो अभी मैंने बताया नवनीत कम के बारे में, तो ये किससे संबंधित है? एक थी अष्टांग हृदय, और दूसरी कौन सी है? नवनीत कम। ये किससे संबंधित है? चिकित्सा से। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा रहा है? तो ये है उज्जैन। ये भी अभी हम लोगों ने लास्ट अभी डिस्कस किया है। इसके अलावा सर्व राज्योच्छेता, यानी सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला। ठीक है, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला। इसकी उपाधि किसने ग्रहण की है? समुद्रगुप्त ने। यानी कि इसे क्या कह सकते हैं? नेपोलियन या सर्व राज्योच्छेता। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी, सबसे इम्पोर्टेंट, इसीलिए संस्कृत को इतना बढ़ावा मिला है उस समय, साहित्य सारे संस्कृत में लिखे गए हैं। मंदिर निर्माण कला का जन्म, तो भी मैंने बताया था आपको कि मंदिर सबसे पहले कब है? गुप्त काल में बनना चालू हुए, इससे पहले तक मंदिरों का कोई चलन नहीं था। बात करते हैं गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो जो स्कंद गुप्त थे, इन्होंने हूणों को आक्रमण करने से रोका था। इवन इतनी बुरी तरीके से पराजित किया था कि 50 साल तक, अगले 50 साल तक वो भारत वापस नहीं लौटे। ठीक है। इसके अलावा उस समय वाकाटक नरेश जो थे, उन्होंने मालवा पर अधिकार कर लिया था, जिसे भी वापस स्कंदगुप्त ने जीत लिया था। तो स्कंदगुप्त भी काफ़ी सक्षम और योग्य शासक रहे हैं। स्कंदगुप्त के बाद से जितने भी शासक रहे हैं, धीरे धीरे क्या है, गुप्त वंश का पतन होना चालू हो गया था। तो देखिए, आज की क्लास में और गुप्त वंश में लगभग जितने क्वेश्चन थे मैंने कवर कर लिए हैं। तो अगर आपको आज का कोई सेशन अच्छा लगे, हो सकता है कोई सेशन थोड़ा सा फास्ट रहा हो, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कुछ डिस्क्राइब करने वाला था नहीं, और लास्ट क्लास और आज की क्लास में मिलाकर मैंने सारी चीज़ें लगभग आपको डिस्क्राइब कर दी हैं। अब आपकी बारी है, आप इसको रिवीजन करिए, इसके नोट्स खुद अपने हाथ से बनाइए एक बार, जिससे आपको सारी चीज़ तैयार हो जाएँ। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर अभी आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जितने ज़्यादा तक लोगों तक ये पहुंचा सकें उतना ही अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर दिस क्लास।